अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस सच्ची क्राइम स्टोरी को सुनते हैं। आज से 45 वर्ष पहले का वाक़या है। मैं ज़िला खोशाब के थाना नौशेरा का SHO हुआ करता था। इस इलाके को वादी सोन सेक्टर भी कहा जाता है। यहाँ आवान कौम आबाद है जो अभी तक अपनी कदीम रवायात को सीने से लगाए हुए है। ये बड़ी ही दिलेर, गैरतमंद, मेहमान नवाज और दोस्त नवाज कौम है। मेरी एक बात को ख़ास तौर पर जहन में रख लें। बात यह है कि इस वारदात और मेरी तफ्तीश की दास्तान पढ़ते वक्त अपने शहर, माहौल और नई तहजीब को जहन से निकाल दें। इसकी वजह यह है कि शहरों और कस्बों में हमारी असल तहजीब और तमद्दुन रहा ही नहीं। इस पर मगरिब का रंग चढ़ गया है और मगरिब के असरात ने शर्म हया और इज़्ज़त व गैरत को हमारी माशरती इक़दार और किरदार से गायब कर दिया है। वो ख़वातीन व हज़रात जो मगरिब के रंग में रंगे हुए हैं, मेरी इस तफ्तीशी कहानी को वो अहमियत नहीं देंगे जिसकी ये हामिल है। इस हकीकी कहानी की बुनियाद ही इज़्ज़त व गैरत पर रखी गई है। अगर आप इस कहानी की असल रूह को समझना चाहते हैं तो जहन में वो औसाफ और खसाइल पैदा करें जो एक गैरतमंद कौम की पहचान है। ये वारदात कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, 1953 कल की ही बात मालूम होती है। अपने पाकिस्तान की ही वारदात है। मैं अपने मुतालिक ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं ज़िला अटक के इलाके चिच का रहने वाला हूँ और मेरा ताल्लुक़ पठान कबीले के साथ है। एक तो मैं मुसलमान हूँ और दूसरे पठान भी हूँ, इसलिए कौमी तहजीब व तमद्दुन, शुजाअत, गैरत और मेहमान नवाजी को अपनी ईमान की जड़ समझता हूँ। ये भी एक वजह थी कि वादी सोन सेक्टर के लोग मुझे अच्छे लगते थे। मेरे दिल में इनकी इज़्ज़त और इनके दिलों में मेरी इज़्ज़त थी। मैं इस इलाके का भी थोड़ा सा जिक्र कर दूँ तो बेमहल नहीं होगा, चूँकि ये इलाका शाहराए पाकिस्तान से खासा हटकर है, इसलिए बहुत कम लोगों ने इसे देखा होगा। ये सरसब्ज़ व शादाब इलाका है। कुदरती मनाजिर हसीन और दिलकश हैं। कुछ इलाके में माल्टे के बागात हैं। यहाँ का माल्टा अजीब व गरीब किस्म की शीरनी का हामिल होता है। बादाम और खूबानी जैसे फलदार दरख्त भी आम हैं। थाना नौशेरा आबादी से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है। ये अंग्रेज़ों का दस्तूर था कि वो थाने आबादी से हटकर बनाते थे। मैं जो वारदात सुनाने लगा हूँ ये जाड़ा नाम के गांव की है। मुदैया इसी गांव की एक औरत सैदो बीबी थी। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त मैं अपने इलाके में एक और जगह तफ्तीश पर गया हुआ था और अभी 2-4 दिन वहीं क़याम करना था। मेरा ASI सैयद इकबाल हुसैन शाह था जो अब मरहूम हो चुका है। ASI सैयद इकबाल हुसैन शाह मरहूम के बारे में बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं तो अभी जवानी की उम्र में था, लेकिन इस ASI की उम्र इतनी हो चुकी थी कि मैं इसे अपना बुज़ुर्ग समझता था। ये अलग बात है कि इसे इतनी ज़्यादा सर्विस हो जाने के बावजूद तरक्की क्यों ना मिली। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो बड़ा ही तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर था और अपने फ़राइज़ और मेरी ज़ात के साथ तो वो बहुत ही मुखलिस था। मैं अक्सर इसके तजुर्बे से फ़ायदा उठाया करता था। मैं इतनी तवील तमहीद की माफ़ी चाहता हूँ। अब असल वारदात की तरफ आता हूँ। एक रोज़ सुबह के वक्त थाने में सैदो बीबी जो एक अधेड़ उम्र औरत थी 2-3 आदमियों के साथ थाने में आई। उसने रिपोर्ट ये दी कि गुज़िश्ता रात उसके घर डाका पड़ा है और डाकू अपने ही एक साथी को गोली मारकर जान से ही मार गए हैं। ये पता नहीं कि ये गोली इत्तेफाकिया चल गई थी या किसी वजह से साथियों ने दानिस्ता इस साथी को गोली मारी थी। डाकू 3 थे। वो अपनी साथी की लाश सैदो बीवी के घर ही छोड़कर मालूमात लूटकर भाग गए थे। ये रिपोर्ट थाने के मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली ने ली। वो खासा तजुर्बेकार था। उसने सैदो बीवी के हवाले से FIR तहरीर कर ली। ये ख़ास तौर पर नोट फरमाएं कि अभी पाकिस्तान के थानों में आज वाली टाल मटोल शुरू नहीं हुई थी। मुहर्रिर हेड कांस्टेबल मोहम्मद अली कह सकता था कि न बड़े थानेदार मौजूद है न छोटे थानेदार, इसलिए रिपोर्ट नहीं ली जा सकती, लिहाजा फिर कभी आना। मेरे इस मुहर्रिर ने अपने
फ़र्ज़ को दयानतदारी से पूरा किया। एफआईआर तहरीर की और सैदो बीवी से कहा कि अब वो पूरा बयान दे कि ये वारदात किस तरह हुई है। सैदो बीवी ने जो बयान दिया और वो इस तरह था कि गुज़िश्ता रात वो रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक खाना खाकर और दरवाजे की अंदर की कुंडी लगाकर सो गई। उसका एक ही बेटा था जो कराची में मुलाजमत करता था और उसकी बहू अपने मेके घर गई हुई थी। उसके मेके जाने की वजह ये थी कि ये रात शब बारात थी और सैदो बीवी ने हलवा पकाकर बहू को दिया था और कहा था कि वो शब रात की वजह से अपने माँ बाप के घर ही रहे। इस तरह सैदो बीवी घर में अकेली थी। उसका खामिन वफात पा चुका था। रात आधी गुजर गई थी। डाकुओं ने उसके कमरे के दरवाजे का एक किवाड़ उखाड़ लिया था और इस तरह वो कमरे में दाखिल हुए। इसे ये मालूम नहीं था कि डाकुओं ने दीवार फलांकर सहन के बाहर वाले दरवाजे की कुंडी खोल ली थी या वो किसी और तरीके से मकान में दाखिल हुए थे। सैदो बीवी हड़बड़ाकर जागी। एक डाकू के हाथ में टार्च थी। उन्होंने सैदो बीवी को जान से मार देने की धमकी दी और कहा कि वो बताए कि नकदी और जेवरात किस जगह रखे हैं। कुदरती बात है कि वो 3 आदमी थे और ये अकेली औरत थी। इसने डाकुओं के आगे हाथ जोड़े रोते हुए मिन्नत समाजत की। डाकू रहम करने के लिए नहीं आया करते और फिर वो बहुत जल्दी में भी होते हैं, इसलिए उन्होंने 2 ट्रंकों के ताले तोड़े। नकदी और जेवरात इन्हीं ट्रंकों में थे जो डाकुओं ने समेट लिए। जेवरात बहुत कीमती थे और रकम 2000 रुपया थी जो इस ज़माने की बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी। इस दौरान सैदो बीवी को मालूम नहीं कि किस तरह एक डाकू का पिस्तौल फायर हुआ। गोली इनके अपने ही एक साथी के सर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। दूसरे 2 डाकुओं ने बड़ी तेज़ी से अपना माल समेटा और अपने साथी की लाश वहीं फेंक कर भाग गए। सैदो बीवी ने अपने बयान में कहा कि वो दौड़कर सहन में गई और शोर मचाया। गांव के कई आदमी उसके शोर पर जाग उठे और उसके घर में आए। गांव का नंबरदार मलिक यान खान भी आन पहुंचा। नंबरदार ने पहला काम ये किया कि जो किवाड़ उखाड़ा गया था वो अपनी जगह पर लगा दिया और कहा कि किसी चीज़ को हाथ ना लगाया जाए। मुहर्रिर हेड कांस्टेबल ने यह सारा बयान तहरीर कर लिया। सैदो बीवी का अंगूठा लगवाया और एक नकल सैदो बीवी को दे दी और 2 कांस्टेबलों को सैदो बीवी के साथ उसके गांव रवाना कर दिया ताकि जाए वारदात पर कोई रद्दोबदल और गड़बड़ ना हो। इसके साथ ही उसने एफआईआर की एक नकल मुझे भिजवा दी जहां मैं एक और केस की तफ्तीश में मसरूफ़ था और एक नकल एएसआई सैयद इकबाल हुसैन शाह को भिजवा दी जो कहीं और अपने फ़राइज़ में लगा हुआ था। यहाँ एक बात जहन में रखें कि मैं इस किस्म की कोई तफसील नहीं लिख रहा कि फ़लाँ से बयान दिन के वक्त लिए गए या रात को, या मैंने फ़लाँ कार्रवाई कत्ल के कितने दिनों बाद की। आप वक्त और दिनों का ख्याल ना करें। मैं लम्हा बलम्हा अपनी तफ्तीशी सरगर्मियाँ बयान करता जाऊँगा। मुझे जूँ ही इत्तला बकुए की मिली, मैं अपनी घोड़ी पर सवार हुआ और वारदात वाले गांव दिन के पिछले पहर पहुंच गया। 2 कांस्टेबल वहां मौजूद थे। नंबरदार मलिक यान खान भी वहां मौजूद था। सैदो बीबी घर के एक कोने में उदास और परेशान बैठी थी। कुछ लोग सहन में खड़े थे। इन सबको बाहर निकाला और मैंने सहन में कुर्सी रखवाकर नंबरदार को पास बिठा लिया। जाए वारदात देखने से पहले मैं नंबरदार से कुछ ज़रूरी बातें पूछना चाहता था। नंबरदार ने अभी बात शुरू की ही थी कि सैदो बीबी मेरे पास आन खड़ी हुई और रोना शुरू कर दिया। वो अधेड़ उम्र औरत थी। सेहतमंदी की वजह से उम्र से कुछ कम लगती थी। मैंने नंबरदार की बात वहीं रुकवा दी और मकान के अंदर का जायज़ा नज़रों से लेने लगा। सहन खासा कुशादा था। एक तरफ कुछ मवेशी बंधे हुए थे। मकान पुराने ज़माने का बना हुआ था और इससे साफ अंदाज़ा होता था कि ये मुतवस्सित तबके का ज़मींदार घर है। अब मैं मौक़े वारदात देखने के लिए उठा। एफआईआर के मुताबिक पहले दरवाजे का किवाड़ देखा जो उखाड़ा गया था। ये तो मैंने देख लिया कि दरवाज़ा इतना मजबूत नहीं था, लेकिन ये भी साफ नज़र आ रहा था कि ये आसानी से उखड़ने वाला नहीं था। बहुत ज़्यादा जोर लगाकर या किसी बड़े औजार के ज़रिए किवाड़ को उखाड़ा जा सकता था। मैंने इस किवाड़ को कानून कायदे के मुताबिक अपने कब्जे में ले लिया और इसका फ़र्द तैयार कर लिया। नंबरदार मलिक यान खान को और आबादी के एक मोअज़्ज़िज़ आदमी को साथ लेकर मैं कमरे में दाखिल हुआ। लाश फर्श पर पड़ी थी। गोली उसके सर के बाएं तरफ सर के ऊपर वाले हिस्से में लगी
और खोपड़ी में से निकल गई थी। दिमाग यानी कि मगज खोपड़ी से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। खून बह बह कर जम गया था। आंखें भी खुली हुई और मुंह भी खुला हुआ था। ये एक तवाना और ताकतवर आदमी की लाश मालूम होती थी और वो कदावर भी था। इसकी मूछें बड़ी बड़ी थीं। जनाब खान साहब, नंबरदार ने घबराई हुई आवाज़ में बड़ी तेज़ी से कहा, ये तो हमारे अपने गांव का आदमी सैदन शाह है। नंबरदार ने मुख्तसरन बताया कि मकतूल बदकिरदार, बदमाश और जाबिर आदमी था। इस मौके पर मोजिज़ आदमी ने, जो मेरे साथ था, तस्दीक कर दी कि ये अपने गांव का आदमी है और इस शख्स में शरावत नाम को नहीं थी। मैंने अभी इन दोनों से मकतूल के बारे में कोई और बात ना पूछी। मुझे ये ख्याल ज़रूर आया कि सैदो बीबी इसी गांव की रहने वाली है। इस मकतूल सैदन शाह को इसी तरह जानती होगी जिस तरह नंबरदार जानता था। लेकिन थाने में दिए हुए अपने बयान में उसने ये बताया कि मरने वाला उसके गांव का आदमी है जिसका नाम सैदन शाह है। मैंने अपना यह ख्याल जहन में महफूज कर लिया और फिर मैं मुलाहिज़ाए मौका में मसरूफ़ हो गया। लाश के करीब चिलम पड़ी हुई थी और इसके करीब फर्श पर चिलम की टोपी से फेंका हुआ और कुछ जला हुआ तंबाकू और उसकी राख पड़ी थी। इसे मैंने खासी अहमियत दी। मुझे ख्याल ये आया था कि इस इलाके में चिलम हर घर में पी जाती है, लेकिन ये आदत मर्दों की है, औरतों में ना होने के बराबर है, और इस घर में कोई मर्द नहीं। मैंने नंबरदार के कान में कहा कि उसे तो बीवी से पूछे कि वो चिलम खुद पीती है। नंबरदार जवाब लाया कि सैदो बीबी चिलम नहीं पीती। ये भी जहन में रखें कि ये पंजाब के दूसरे इलाकों वाला हुक्का नहीं था जिसमें एक बार तंबाकू भर लिया जाता है और सारी महफिल बारी बारी कश लगाती है। ये सीधी नाल वाला हुक्का होता है जिस पर छोटी सी टोपी दूसरी नाल पर रखी जाती है और हर बार थोड़ा सा तंबाकू डालकर एक आदमी पीता है और राख फेंक देता है। मैंने फर्श पर फेंकी हुई राख और अधजले तंबाकू का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और इसका भी फर्द तैयार कर लिया। फिर मैं मौके पर दूसरी अशिया देखने लगा। लाश के करीब एक कुर्सी पड़ी हुई थी और इस पर गद्दी रखी थी। लाश के साथ ही निवाड़ की बनी हुई छोटी चौकी पड़ी थी जिसे पीढ़ी कहते हैं। कमरे में एक तरफ चारपाइयाँ और इनके ऊपर चादरें बिछी हुई थीं। मैंने जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ देखी वो 2 ट्रंक थे जिनके कुंडे टूटे हुए थे। सैदो बीवी के बयान के मुताबिक ज़ेवरात और नकदी इन्हीं ट्रंकों में से डाकुओं ने निकाले और ले गए थे। अगर मरने वाला शख्स कोई अजनबी होता जिसे गांव का कोई भी आदमी न पहचान सकता तो इसे मैं डाके का आम केस समझता और इसके मुताबिक तफ्तीश करता। लेकिन नंबरदार ने ये कहकर कि ये तो अपने गांव का आदमी है, मुझे ये इशारा दे दिया था कि मैं तफ्तीश संभल कर और बहुत ही गहराई में जाकर करूं। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजनी थी। मैंने डॉक्टर से ये भी सवाल किया, क्या मकतूल को कोई नशावर चीज़ दी गई थी? लाश के करीब 2 खाली प्लेटें पड़ी थीं। एक प्लेट में सालन खाया गया था जिसके निशानात साफ नजर आते थे। दूसरी प्लेट को गौर से देखने पर पता चला कि इसमें हलवा खाया गया है। साथ ही पानी का गिलास भी पड़ा था। ये सारा नक्शा बताता था कि यहाँ बड़े आराम से खाना खाया गया है और फिर चिलम पी गई है। मेरे सुराग रसां दिमाग में ये ख्याल आया कि औरतें इन बर्तनों को कभी इस तरह इधर उधर पड़ा नहीं रहने देती जिनमें खाना खाया गया हो। दूसरा सवाल जहन में ये आया कि मकतूल को क्या इसी जगह गिर कर मरना था जहाँ बर्तन पड़े थे और चिलम भी रखी हुई थी। अगर चिलम सैदो बीवी ने ही पी थी तो वो इसे उठाकर एक तरफ रख देती, लेकिन इसने तो साफ कहा था कि वो चिलम पीती ही नहीं और घर में चिलम पीने वाला कोई है ही नहीं। इधर उधर नजरें दौड़ाकर चली हुई गोली का सिक्का मिल गया। इसे भी मैंने कब्जे में ले लिया और दूसरी अशिया की तरह सर बमोहर कर लिया। मौका वारदात पर जो अशिया कब्जे में ली जाती हैं इन्हें बाकायदा एक ख़ास तरीके से पैक करके सर बमोहर कर लिया जाता है। फिर इनके कागजात तैयार किए जाते हैं और इन कागजात पर गवाहों के दस्तखत या निशाने अंगूठा लिए जाते हैं। मैंने ये कागजात तैयार किए और गवाहों के दस्तखत करवाए और फिर लाश नौशहरा अस्पताल बराए पोस्टमार्टम भिजवा दी। सैदो बीबी के बारे में पहले बताया है कि सेहतमंद जिस्म और अच्छी शक्ल सूरत की औरत थी और मुतमव्विल यानी कि खाते पीते जमींदार घर की औरत थी। आम देहाती औरतों की तरह गंवार देहातन नहीं थी। उसका एक बेटा जिसका नाम रहमदाद था कराची में मुलाजिम था।
2 बेटियां थीं जो साथ वाले गांव में ब्याही हुई थीं। मवेशियों के लिए और घर की देखभाल के लिए एक नौकर था, मज़ारे भी था, लेकिन सैदो बीवी घर में बहू के साथ रहती थी। मैं देख रहा था कि इसके घर में बहुत सी औरतें इकट्ठी हो गई थीं। मैं वहां से निकलने ही लगा था कि सैदो बीवी मेरे पास आ गई। मेरी एक अर्ज पर ज़रूर गौर करना, सैदो बीवी ने बड़ी आहिस्ता से मुझसे कहा। आप तफ्तीश इसी तरह करें जिस तरह मैंने थाने में बयान लिखवाया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गांव में पार्टीबाजी है और यहाँ लोग अपनी सियासत चलाते हैं। मुझे डर है कि बाज़ लोग आपके कानों में मेरे खिलाफ गलत बातें डालेंगे और आपको गुमराह करेंगे। मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा सैदो, मैंने कहा। मैं ये सारी बातें समझता हूँ। मैंने इसे ये बात कही तो उसने मुझे रिश्वत पेश की। इसकी ये पेशकश मुझे नागवार गुजरी, जो वो समझ गई, लेकिन मुझे इस शक में डाल दिया कि ये औरत अपने मकसद के मुताबिक तफ्तीश करवाना चाहती है। लेकिन मैंने इन इशारों पर तफ्तीश करनी थी जो मेरे सामने आए थे और आने वाले थे। बहरहाल मैंने इसे ये भी कहा कि तुम अगर सच्ची हो तो तुम्हें किसी से नहीं डरना चाहिए, न कोई तुम्हारा मुखालिफ मुझे गुमराह कर सकता है। मैंने उसे ये बात कह तो दी, लेकिन ये भी सोचा कि उसने मुझे ये बात क्यों कही है। ये डाकाजनी की वारदात थी जिसकी मैंने तफ्तीश करनी ही थी। ये मेरी समझ से बाला था कि इसमें मुखालफिन की क्या सियासत चल सकती है। इतने में मेरा एएसआई सैयद इकबाल हुसैन मरहूम भी 2 कांस्टेबलों के साथ आ गया। मैंने पहले बताया है कि वो किसी और जगह ड्यूटी पर गया हुआ था, इतला मिलने पर आ गया। मैंने ये भी बताया है कि मेरा ये एएसआई मेरे दिल में एक जहांदीदा और दानिशमंद बुजुर्ग की हैसियत रखता था। मैंने इसे अलहदगी में सुनाया कि मैंने अब तक क्या देखा और क्या मालूम किया है। मैंने इसे अपने शुकूक भी बताए। अब देखें कि इस वक्त पुलिस ऑफिसर अपने फ़राइज़ में कितने चाको चौबंद और मुखलिस थे। सैयद इकबाल हुसैन शाह मेरे पास मौजा जाड़ा की तरफ आ रहा था। इसे इस गांव के 1-2 आदमी मिल गए। इकबाल हुसैन शाह ने इनसे इस वारदात के बारे में मालूम करना शुरू कर दिया। इस तवक्को पर क्यों किया था कि शायद कोई इशारा या सुराग मिल जाए। इन आदमियों से इसे कुछ बातें मालूम हो गई थीं जो मैं आगे चलकर बयान करूँगा। अब सही तरीके से तफ्तीश शुरू करनी थी। नंबरदार ने मेरे कहने पर एक घर में हमारे लिए बैठने का इंतज़ाम कर दिया। जैसा कि आप तफ्तीशी कहानियों में पढ़ते रहते हैं, हर पुलिस ऑफिसर पहले पहले वारदात के बारे में मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात और पस मंज़र मालूम कर लेता है। मेरे इन ज़राए में एक तो नंबरदार था, महल्ले के 1-2 मुअज़्ज़िज़ीन थे और फिर वो खुफिया मुखबिर थे जिनके बारे में किसी को ज़रा सा भी शक नहीं होता कि ये पुलिस के मुखबिर हैं। मुझे ये तो याद नहीं रहा कि फ़लाँ बात किसने बताई और फ़लाँ इशारा किससे मिला। मैं वो बातें तहरीर कर देता हूँ जो तफ्तीश शुरू करने से पहले मेरी और मेरे एएसआई इकबाल शाह की कोशिशों से मालूम हुई। ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि डाकाज़नी की ये वारदात सिर्फ डाकाज़नी नहीं बल्कि इसके पीछे कोई और बात भी है। एक बात तो सबसे पहले मालूम हो गई। मालूम हुआ कि ये बात गांव के हर किस नाकिस को मालूम है। बात ये थी कि वक़ुआ कत्ल से 2 महीने पहले सैदो बीवी की बहू रोशन बीबी खेतों की तरफ गई हुई थी। वहां से वापस आते हुए इसे मकतूल सैदन शाह रास्ते में मिल गया और इस नौजवान लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। ये सिर्फ ज़बानी छेड़खानी नहीं थी बल्कि किसी हद तक दस्त दराजी भी थी। रोशन बीवी ने शोर मचाया और सैदन शाह को गालियां भी दीं। सैदन शाह बदमाश किस्म का आदमी था। उसने हाथापाई में इस लड़की का दुपट्टा उतार लिया या शायद दुपट्टा सर से सिरक कर गिर पड़ा, जो लड़की वहीं छोड़कर घर को भाग आई। घर आकर उसने अपनी सास सैदो बीवी को बताया कि सैदन शाह ने इस पर दस्त दराजी की है और इसका दुपट्टा उतार लिया है। आमतौर पर देहाती इलाकों में और खुसूसन वारदात वाले इस इलाके में किसी मर्द की ये हरकत काबिल मुआफ़ी समझी नहीं जाती थी और ऐसे मर्द को वाजिबुल कत्ल करार दे दिया जाता था। किसी औरत का दुपट्टा उतार लेने का मतलब ये समझा जाता था जैसे इस शख्स ने इस औरत की जबरी आबरूरेज़ी करने की कोशिश की हो। इस इलाके में आज भी यही दस्तूर चल रहा है। कोई मर्द किसी औरत की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। सैदो बीवी ने अपनी बहू की ज़बानी सैदन शाह की यह हरकत सुनी तो वो गैज़ व ग़ज़ब से आग बगूला हो गई। अगर उसके घर में कोई मर्द होता तो इसी वक्त सैदन शाह या इस घर का मर्द का कत्ल हो जाता। सैदो बीवी ने घर में मर्द न होने की मजबूरी के तहत
या कुछ और सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली। इत्तेफाक से 2-3 दिनों के बाद कराची से उसका बेटा 2-4 दिनों की छुट्टी पर आ गया। आते ही उसे सैयदन शाह की यह हरकत मालूम हुई तो वो अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए उठ खड़ा हुआ। रहमदाद खान अभी नौजवानी की उम्र में था और सैदो बीवी का इकलौता बेटा था। सैदो बीवी डर गई कि उसका बेटा कहीं मारा ही न जाए। वो पहले ही बेवा थी। उसने बेटे को ठंडा करने की कोशिश की, लेकिन इस गैरतमंद नौजवान को कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। माँ ने आखिर उसे कहा कि वो पहले ही बेवा है, अगर बेटा भी ना रहा या सैयदन शाह को कत्ल करके सजाए मौत या उम्र कैद पा गया तो पीछे कोई मर्द नहीं रहेगा और रोशन बीवी की इज्जत की हिफाजत एक मसला बन जाएगा। सैदो बीवी ने अपने बेटे रहमदाद को यह भी कहा कि वो इतनी बेगैरत और डरपोक नहीं कि वो सैयदन शाह को बख्श देगी। वो अपने तमाम रिश्तेदारों को इकट्ठा करके गांव में पंचायत बिठाएगी और ये पंचायत सैयदन शाह को सज़ा देगी। फिर मुझे ये मालूम हुआ कि सैदो बीवी ने अपने बेटे को वापस कराची भेज दिया, लेकिन उसने ना अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और ना पंचायत बिठाने की कोई कोशिश शुरू की। उसने तो बिल्कुल ही खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैं और एएसआई इकबाल शाह इस सोच में पड़ गए कि सैयदन शाह सैदो बीवी के घर किस तरह आया और अगर वो डकैती की ही नीयत से आया था तो उसे अपने साथियों ने गोली क्यों मारी। क्या ये गोली वाकई इत्तेफाकन चल गई थी। फिर ये सवाल हुआ कि वो 2 आदमी कौन थे। मुझे एक ख्याल आया। सैदो बीवी की बहू रोशन बीबी ने सैयदन शाह की बहुत बेइज्जती की थी, इसे गालियां भी दी थीं और फिर सारे गांव में इसके खिलाफ ये बात फैला दी थी। सैयदन शाह कोई शरीफ आदमी तो था नहीं, ना ही वो तालीम याफ्ता था कि ये सोचकर दुबक जाता कि उसने एक नौजवान लड़की के साथ बहुत बुरी हरकत की है और लड़की ने अपना कुछ न कुछ रद्द-ए-अमल तो जाहिर करना ही था। सैयदन शाह के किरदार में कोई अच्छाई नहीं थी और वो अपनी इस हरकत को जायज़ और काबिल फ़ख्र समझता होगा, इसलिए उसने अपनी बेइज्जती का इंतकाम इस तरह लिया कि 2 आदमियों को साथ लेकर सैदो बीवी के घर डकैती की वारदात कर दी। इसे मालूम होगा कि इस औरत के घर में ज़ेवरात भी हैं और रुपया पैसा भी। अगर ऐसा ही हुआ था तो फिर ये वारदात इंतकामी थी, इसका मकसद लूट मार नहीं था। सैयदन शाह ने सारा माल अपने दोनों साथियों को दे दिया होगा। ये सोच भी आई कि सैयदन शाह अगर इंतकाम लेना चाहता था तो वो खुद ये वारदात करने के लिए क्यों गया। वो इतना तो सोच सकता था कि सैदो बीवी इसे पहचान लेगी। वो 2-3 आदमियों को भेज देता और खुद न जाता। मैंने मालूम कर लिया था कि सैयदन शाह कोई बेवकूफ़ और अहमक आदमी नहीं था। ये सारी बातें जो मेरे जहन में आ रही थीं मुझे इस वारदात के बारे में शक में डाल रही थीं और इस शक का मरकज़ सैयदन शाह और इसकी मौत थी। मैं मुख्तलिफ अशख़ास से मालूमात और राय ले रहा था। एक शख्स को उठाया तो नंबरदार यान खान मेरे पास आ बैठा। उसने बात ज़रा मुख्तसर की, कहने लगा कि इसकी राय यह है कि सैदो बीवी कोई मामूली सी देहाती औरत नहीं, बड़े अच्छे और बावकार ख़ानदान की औरत है और ये माना ही नहीं जा सकता कि उसने सैयदन शाह को अपनी बहू की बेइज्जती माफ़ कर दी हो। नंबरदार ने ये राय दी कि इसे पक्का शक है कि सैदो बीवी ने सैयदन शाह को झांसा दिया और उसे अपने घर बुलवाकर कत्ल करवा दिया। मैंने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन मसला यहाँ पर आकर उलझ जाता था कि झांसा दिया कैसे और फिर डकैती की वारदात में सैयदन शाह को किस तरह लाया गया। मैं मान चुका था कि डाका जनी तो हुई है और ट्रंकों के ताले तोड़कर डाकू माल ले गए हैं। मलिक यान खान खुद ऊंचे ख़ानदान का आदमी था और पुलिस जैसी अकल और छठी हिस्स रखता था। उसने ये राय वैसे ही नहीं दे दी थी। नंबरदार अपने गांव के हर घर और बंदे बंदे पर नज़र रखते थे। इन्हें एहसास था कि किसी वक्त किसी भी शख्स या इसके घर के बारे में ये मालूमात पुलिस को मतलूब हो सकती हैं। इस नंबरदार को एक ख़ास बात मालूम हुई थी और इसी पर इसने अपनी राय दी थी। मैंने जब इससे तफसील पूछी तो उसने बेहतर समझा कि ये बात मुझे खुद सुनाने की बजाय उस शख्स की ज़बानी सुनाए जिससे उसे मालूम हुई थी। ये कहकर वो बाहर निकल गया। वो जल्दी वापस आ गया और एक अधेड़ उम्र आदमी को मेरे पास भेज दिया। उसका नाम करीम बख्श था। मैंने अपने मतलब की खातिर उसका इस्तकबाल बड़े एहतराम से किया। ये लोग जो आवाम थे ऐसी इज़्ज़त अफजाई को बहुत पसंद करते थे, लेकिन मैं इनमें से किसी के साथ ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं होता था, क्योंकि बाज़ लोग
थानेदारों की बेतकल्लुफी हासिल करके छोटी मोटी वारदातें शुरू कर देते थे। इस शख्स करीम बख्श ने सिर्फ ये बात बताई कि इस गांव में एक मीरासन है जो झाड़ फूंक का काम करती है, तावीज़ वगैरह भी देती है और कुछ उल्टे सीधे अमल भी करती है। इस औरत का नाम उसने फातो बताया और ये भी बताया कि फातो सैदो बीबी की राजदार सहेली बनी हुई है। मैं समझ न सका कि करीम बख्श ने यह भी कहा कि फातो को बुलाने में ज़रा एहतियात करें। मेरा ख्याल है कि ये लोग इस औरत से डरते होंगे कि नाराज़ होकर इन्हें नुकसान पहुंचाएगी। एएसआई सैयद इकबाल हुसैन शाह मेरे पास ही बैठा हुआ था। मैंने इसे कहा कि वो फातो के घर जाए और वहीं उसका बयान ले ले, यहाँ न लाए। इस औरत से बयान लेना इसलिए ज़रूरी था कि ये सैदो बीवी की राजदार सहेली थी और इसे सैदो बीवी के बारे में कोई ज़रूरी बात मालूम हो सकती थी। इकबाल शाह उसी वक्त चला गया और ख़ासी देर बाद वापस आया। उसने फातो का बयान ले तो लिया था, पता चला कि इस औरत से बयान ज़रा मुश्किल से ही लिया गया था। इकबाल शाह ने इसके खामिंद को जा पकड़ा था और इसे कहा था कि ये डाके और कत्ल की वारदात है। अगर इसकी बीवी ने कोई बात छुपाने की कोशिश की तो गिरफ्तार कर ली जाएगी। ये गांव के मकीन और कमीन और गरीब लोग थे, पुलिस को चक्कर देने की जुर्रत नहीं कर सकते थे। फातो के मुतालिक ये भी मशहूर था कि किसी पर जिन आने लगे तो वो जिन भी निकाल देती है। फातो के बयान में कारामद बात यह थी कि सैदो बीबी ने उसे कहा था कि वो कोई ऐसा तावीज़ के अमल करे कि सैदन शाह मर जाए। फातो ने सैदन शाह का पुतला बनाया और उस पर कुछ अमल करके उसे जला दिया था और सैदो बीबी को यकीन दिलाया था कि सैदन शाह जिंदा नहीं रहेगा। इस बयान से मुझे ये बड़ा साफ इशारा मिला कि सैदो बीबी के दिल में सैदन शाह की अदावत इतनी ज़्यादा थी कि वो इस कोशिश में थी कि सैदन शाह मर जाए। इस मौके पर एक ख्याल आया जिससे मुझे धचका सा लगा। ख्याल ये आया कि सैदन शाह फातो के अमल से अपने ही साथियों के हाथों मारा गया होगा, लेकिन मैं हकीकत पसंद आदमी था। इस खुराफात को मैं नहीं मानता था, मैं सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मानता था। इसके हाथ में हर बंदे में ज़िंदगी और मौत है। फिर भी मैंने फातो को ज़हन से उतारा नहीं। इस दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई जिसमें डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट ये लिखी थी कि सैदन शाह के सर में बाएं तरफ से गोली लगी और गोली बहुत करीब से फायर की गई थी। रिपोर्ट में मैदे की कैफियत ये लिखी थी कि इसमें जो खुराक मौजूद थी वो बिल्कुल ताज़ा थी, यानी उसने मरने से कुछ ही देर पहले ये खुराक खाई थी, अभी हज़म होने का निज़ाम चला ही नहीं था। मकतूल के जिस्म से कुछ अज्जा अलग करके डॉक्टर ने केमिकल एग्जामिनर को भिजवाए थे। मेरे पास चिलम की टोपी में से हासिल किया हुआ थोड़ा सा तंबाकू और उसकी राख मौजूद थी। मैंने इनका पार्सल बनवाया, फिर उसे सरबा मोहर करवाया और केमिकल एग्जामिनर की तरफ ये पार्सल दस्ती भिजवा दिया ताकि ले जाने वाला रिपोर्ट दस्ती ले आए। मुझे शक था कि तंबाकू में कोई नशावर चीज़ मिलाई गई होगी और इसे मकतूल को बेहोश करके कत्ल किया गया होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये ना समझें कि मेरे पास कोई जादू था जिससे मैं ढकी छुपी बातें मालूम कर रहा था। तफ्तीश अक्ल और तजुर्बे का खेल होता है। ज़रा ज़रा से शक पर दिमाग सोजी करना पड़ती है, लेकिन इसके लिए फर्शनासी और दयानतदारी लाजमी होती है। इस वक्त मुकमुका टाल मटोल और पुलिस मुकाबलों का रिवाज नहीं चला था। आजकल तो ये काम बड़ा आसान कर लिया गया है। किसी मुलजिम को किसी वारदात में मुलविस करके गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले रोज़ इसे गोली मारकर अखबारों में खबर दे दी जाती है कि ये मुलजिम पुलिस मुकाबले में मारा गया है। इस तरह तफ्तीश और मुकदमे की ज़हमत से निजात मिल जाती है। इसी तरह अंधेरे में हाथ पांव मारते एक मुखबिर से ये पता चला कि सैदो बीबी रोज़ाना पिछले पहर गांव की भटियारन की भट्टी पर मकई के दाने भुनवाने के लिए जाती है और वहां से हटकर इसकी मुलाकात मकतूल सैदन शाह के साथ होती है। सैदो बीबी सैदन शाह को भुने हुए दाने पेश करती है जो सैदन शाह ले लेता है और मुस्कुराता हुआ चला जाता है। इस बयान की तस्दीक के लिए मैंने भटियारन को बुलवाया। वो अपने एक बेटे के साथ फौरन आ गई। मैंने इससे इस बात की तस्दीक चाही तो उसने कहा कि सैदो बीबी और सैदन शाह की मुलाकात तो सब लोग देखते थे, इसमें राज वाली कोई बात नहीं। बहरहाल भटियारन ने कोई शक न रहने दिया और सैदो बीबी और सैदन शाह की मुलाकातों की तस्दीक कर दी।
अब ज़रूरी हो गया था कि सैदो बीबी की बहू रोशन बीबी का बयान लिया जाए। पुलिस किसी को भी हुक्म देकर उससे बयान ले सकती है, लेकिन अच्छी किस्म के थानेदार देहात की औरतों की इज्जत और आबरू का बहुत ख्याल रखते थे। देहात में किसी नौजवान लड़की का बयान लेना मसला बन जाता था। लोग जवान बेटियों को थाने चढ़ाना बहुत ही मायूब समझते थे, खा वो गवाही के लिए ही मतलूब होती। मैंने नंबरदार मलिक यान खान को कहा कि वो सैदो बीबी को इतला दे कि इसकी बहू बयान के लिए मतलूब है। मलिक यान खान अकेला वापस आ गया। उसने बताया कि सैदो बीबी कहती है कि ये डाके की वारदात है और इसकी बहू वारदात वाली रात इस घर में थी ही नहीं, बल्कि अपने मैके गई हुई थी। इसलिए वो बहू के बयान को ज़रूरी नहीं समझती और वो बहू को बयान के लिए पुलिस को पेश नहीं करेगी। मैंने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत यान खान के ज़रिए सैदो बीबी को हुक्म भेजा कि वो अपनी बहू को खुद साथ लेकर बयान दिलवाए, वरना इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मलिक यान खान ने वापस आकर बताया कि इस हुक्म के बावजूद सैदो बीबी बहू का बयान दिलवाने में पसोपेश कर रही थी। मलिक यान खान ने इसको तैयार कर लिया। मैंने मुनासिब ये समझा कि सैदो बीबी के घर ही जाकर इसकी बहू का बयान ले लूं। मैं चला गया और अपने कांस्टेबलों को भी साथ ले गया। इन्हें बाहर खड़ा करके मैं खुद अंदर चला गया। सैदो बीबी की बहू रोशन बीबी वहाँ मौजूद थी। एक तो वो देहातन थी और दूसरे वो नौजवानी की उम्र में थी, इसलिए वो बहुत ही शर्माती थी। मैं जो भी सवाल करता वो इसका जवाब हूँ यहाँ में देकर सर झुका लेती थी। मैं आखिर ज़रा दबदबे से बोला कि मुझे तमाम हालात और वाक़यात का दूसरे लोगों से इल्म हो चुका है, इसलिए वो मेरा वक्त ज़ाया न करें और मुझे बताए कि जो बातें मुझे मालूम हुई हैं इनमें कौन सी सच्ची और कौन सी झूठी हैं। मैंने सैदो बीबी को भी थोड़ा सा डांट दिया कि मैं थानेदार हूँ, ये न समझें कि किसी गांव से आकर यहाँ बैठ गया हूँ। इस तरह इस लड़की को बयान देने पर तैयार किया। आखिर इस नौजवान औरत रोशन बीबी ने वो वाक़या सुना दिया जो मैंने पहले सुनाया है कि किस तरह सैदन शाह ने इस लड़की को छेड़ा था। रोशन बीबी ने बताया कि सैदन शाह इसकी आबरू रेज़ी करना चाहता था, जिससे वो बच गई। रोशन बीबी ने अपनी सास सैदो बीबी को बताया। सैदो बीबी गुस्से में आ गई, लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने कहा कि इस वाक़ये का किसी और के साथ जिक्र न करना। उसने बताया कि ये बात सारे गांव में इस तरह फैल गई कि दूर से 2-3 आदमी देख रहे थे। मैंने ये तस्लीम ना किया कि सैदन शाह रोशन बीबी की आबरू रेज़ी करना चाहता था। वो इसलिए कि देहाती इलाके में दिन दहाड़े ऐसे जुर्म का इर्तिकाब नामुमकिन था और गांव का कोई भी शख्स सैदन शाह को पकड़वा भी सकता था या इसे कत्ल करवा देता। मानने वाली बात सिर्फ ये थी कि सैदन शाह ने रोशन बीबी पर दस्त दराजी की थी और इस लड़की का दुपट्टा सैदन शाह ने उतार लिया या हाथापाई में उतरा और वहीं गिर पड़ा। उसने ये भी बताया कि 2-3 दिनों बाद उसका खाविंद रहमदाद आया, उसे ये वाक़या सुनाया तो वो उसी वक्त सैदन शाह से इंतकाम लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन माँ ने इसे समझा बुझा कर रोक लिया। रोशन बीवी की ज़बान रवां तवां हो गई थी और मेरे अच्छे रवैये से भी वो मुतासिर हुई और बेतकल्लुफ़ी से बोलने लगी थी। उसने बड़ी कारामद बात सुनाई। कहने लगी कि एक तो इसकी सास को इतना गुस्सा चढ़ा कि वो पागल होने लगी और दूसरी तरफ ये हाल कि 3-4 दिन ही गुजरे थे कि रोशन बीवी को पता चला कि उसकी सास की सैदन शाह के साथ बेतकल्लुफ़ी पैदा हो गई है और वो भटियारन की भट्टी के करीब रोज़ाना मिलते हैं। रोशन बीवी ने कहा कि इसे सास पर गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने उससे कुछ भी न कहा और उससे खिंची खिंची रहने लगी और अपने मैके घर ज़्यादा जाने लगी। रोशन बीवी ने बताया कि डकैती वाली रात शब बारात थी। इस दिन रोशन बीवी अपनी सास के पास आई। सास ने मुर्ग पकाया था और हलवा भी पकाया था। सास ने एक डोंगे में मुर्ग का सालन और दूसरे में हलवा डाला, फिर तंदूर से रोटियां मंगवाईं और ये खाना रोशन बीवी को देकर कहा कि आज शब बारात है, वो ये खाना अपने मैके ले जाए। तुम आज रात अपने माँ बाप के घर ही रहना। सैदो बीबी ने अपनी बहू से कहा, मैं आज रात इबादत करूंगी, इसलिए अकेली रहना चाहती हूँ। रोशन बीबी इस रात अपने माँ बाप के घर रही। अगले रोज़ उसे इत्तला मिली कि उसके ससुराल के घर डाका पड़ा है और डाकुओं का एक साथी अपने ही साथियों के हाथों मारा गया है और मारे जाने वाला सैदन शाह है। रोशन बीबी से जो कुछ मालूम करना था वो करके उसे रुखसत कर दिया। फिर मैंने एएसआई इकबाल शाह को पास बिठाया
اور ہم اس وقت تک کی تفتیش پر تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ اب کچھ صاف ہی نظر آنے لگا تھا کہ ڈکیتی کی یہ واردات مشکوک ہے۔ یہ واضح ہو گیا تھا کہ سیدو بی بی نے سیدن شاہ کی دشمنی پر پردہ ڈالے رکھا، پھر کسی طرح اسے جھانسے میں لا کر اپنے گھر بلوا کر اسے قتل کروا دیا۔ لیکن یہ ہمارا خیال تھا، اس جرم کا عملی ارتکاب ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال واردات مشکوک تھی اور اس کے پیچھے کوئی ڈرامہ ہوا تھا۔ اس وقت تک ہمارے سامنے جو واقعات و بیانات آئے، ان سے مندرجہ ذیل صورت واضح ہوئی تھی۔ نمبر 1، سیدو بی بی کے دل میں سیدن شاہ کی عداوت موجود تھی، جس کی وجہ بیان ہو چکی ہے۔ نمبر 2، سیدو بی بی نے تھانے میں پہلے روز پرچہ کروانے کے لیے جو بیان دیا، اس میں یہ نہ بتایا کہ یہ جو آدمی اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے وہ سیدن شاہ ہے اور وہ اسی گاؤں کا رہنے والا ہے جسے وہ اچھی طرح پہچانتی ہے۔ نمبر 3، کمرے میں چلم پی گئی اور جلے ہوئے تمباکو کی راکھ برآمد ہوئی۔ نمبر 4، ایک پلیٹ میں حلوہ اور دوسرے میں سالن کھایا گیا۔ سیدو بی بی نے بیان میں کہا کہ ڈاکہ آدھی رات کے ذرا دیر بعد میں پڑا ہے، لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا گیا کہ مقتول نے تازہ تازہ کھانا کھایا تھا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا مقتول آدھی رات کے وقت کھانا کھا کر آیا تھا؟ نمبر 5، فاتو میراسن کے بیان سے ظاہر ہوا کہ سیدو بی بی اس قدر غصے میں تھی کہ وہ سیدن شاہ کو مروانا چاہتی تھی۔ نمبر 6، کیواڑ کو اکھاڑنا اور اس طریقے سے اکھاڑنا کہ پھر دروازے میں فٹ آ جائے۔ ڈاکو دروازے نہیں اکھاڑا کرتے۔ نمبر 7، عقل تسلیم نہیں کرتی تھی کہ سیدن شاہ کو اپنے ساتھیوں سے سر میں گولی لگی۔ گولی اتفاقیہ چل جائے تو اس کا سر پر لگنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا۔ نمبر 8، بھٹیارن کا بیان صاف بتاتا تھا کہ سیدو بی بی دانے بھنوا کر سیدن شاہ کے انتظار میں رہتی یا سیدن شاہ پہلے ہی وہاں آ جاتا، پھر سیدو بی بی اسے ہنستے مسکراتے ہوئے دانے پیش کرتی اور سیدن شاہ بڑی خوشی سے دانے لیتا اور دونوں ادھر ادھر ہو جاتے۔ نمبر 9، صندوق کے کنڈے اکھاڑے گئے، لیکن کوئی اوزار موقع پر موجود نہیں تھا۔ یہ تو مختصر سی باتیں ہیں جو میں نے تحریر کی ہیں۔ متعدد اشخاص سے ہم نے جو بیانات لیے تھے وہ ایک واضح تصویر پیش کرتے تھے۔ ASI اقبال شاہ میری تائید کر رہا تھا، میں اس کے تجربے کا قائل تھا۔ آخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ سیدو بی بی کو زیر دفعہ 54 ضابطۂ فوجداری گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے سیدو بی بی کو باقاعدہ بلا کر اطلاع دے دی کہ اب وہ ہماری حراست میں ہے۔ اسے حوالات میں بند کرنے کی بجائے گاؤں میں ہی اپنی حراست میں رکھ لیا۔ اس طرح کی ہوئی گرفتاری کی اطلاع فوری طور پر علاقہ مجسٹریٹ کو دینی پڑتی ہے اور ریمانڈ لینا ہوتا ہے۔ میں نے اقبال شاہ کو دوڑایا کہ وہ علاقہ مجسٹریٹ کو تحریری اطلاع بھی دے اور 14 دنوں کا ریمانڈ بھی لے لے۔ مجسٹریٹ نے 14 کی بجائے 7 دنوں کا ریمانڈ دیا۔ میں نے جو تمباکو کی راکھ اور ذرا سا صحیح تمباکو کیمیکل ایگزامنر کے پاس بھیجا تھا، اس کی رپورٹ کا بھی انتظار تھا۔ سیدو بی بی نے اپنی گرفتاری کی اطلاع کراچی اپنے بیٹے کو بھجوا دی اور وہ بھی آ گیا۔ اس نے اسے اجازت دے دی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ میں نے ماں بیٹے کو اکٹھے بٹھا کر صاف صاف بتایا کہ اب تک ہمارے سامنے بے شمار لوگوں نے مل کر کیا تصویر پیش کی ہے۔ تم دونوں ایک بات سوچو، میں نے انہیں کہا، میں نے اب تک تفتیش بڑی شرافت سے کی ہے، کوئی تھانے دار اتنی شرافت سے کام نہیں لیا کرتا، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ اگر تم لوگوں نے ابھی بھی سچی بات چھپانے کی کوشش کی تو میں پولیس والا دوسرا طریقہ استعمال کروں گا، سیدو بی بی کو یہاں رکھنے کی بجائے حوالات میں بند کر دوں گا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سیدو بی بی بہت ہی پریشان اور بے چین تھی۔ میرا اور ASI اقبال شاہ کا تجربہ بتاتا تھا کہ اس عورت کی پریشانی کا ڈاکہ زنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ لٹ گئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور ہی پریشانی ہے۔ اب سیدو بی بی کی نفسیات اور اس کا ضمیر اسے پریشان اور بے چین کر رہا تھا۔ کسی کو قتل کر دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے انسان کا خون ہضم کر لینا ممکن نہیں ہوتا۔ سیدو بی بی کا ضمیر اسے بچھو کی طرح ڈنک مار رہا تھا۔ مجھے تجربہ حاصل تھا کہ کسی مشتبہ کو بیان دینے پر کس طرح آمادہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ باتیں کیں تو سیدو بی بی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں اور قتل کے بعد کئی راتوں سے وہ سو نہیں سکی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا۔
सैदो बीबी ने कहा, जब से आपने मुझे हिरासत में लिया है, मेरे दिल और दिमाग से बोझ उतर गया है। मैं सिर्फ ये इजाज़त चाहती हूँ कि आज मुझे आराम करने दिया जाए और मैं कल अपना बयान दे दूँगी। मैंने इसे इसकी दरख्वास्त के मुताबिक आराम करने की इजाज़त दे दी और इसके घर पर मुसल्लह पहरा खड़ा कर दिया। अगले रोज़ मैंने सैदो बीवी का बयान एएसआई इकबाल शाह और नंबरदार मलिक यार खान की मौजूदगी में लिया। मैं सिर्फ एक अर्ज़ करूँगी, सैदो बीवी ने कहा, मेरे बयान को गलत रंग न दिया जाए, न गलत कार्रवाई की जाए। मैं गैरतमंद औरत हूँ और जो कुछ किया है वो गैरत में किया है। मैंने बड़े ढंग खेल कर सैदन शाह से अपनी बहू की बेइज्जती का बदला लिया है। मलिक यार खान ने उसे कहा कि सब इसकी गैरतमंदी को समझते हैं। फिर मेरे बारे में कहा कि ये खान साहब ख़ानदानी आदमी हैं और बड़ी गैरत वाले हैं, इसलिए वो बेखौफ होकर बयान दे। मैंने भी इसकी हौसला अफजाई की और कहा कि मैं इसकी गैरत का एहतराम करूँगा और ये लिखूँगा कि सैदो बीबी की सैदन शाह के साथ कोई ख़ानदानी दुश्मनी नहीं थी। सैदो बीबी ने सैदन शाह को गुस्से में और गैरत में आकर कत्ल किया है। सैदो बीबी ने अपना बयान शुरू किया। उसने वही वाक़या सुनाया कि उसकी बहू ने खेतों से आकर उसे बताया कि सैदन शाह ने इसकी बेहुरमती की है और फिर ये सीना जोरी दिखाई है कि उसका सर से दुपट्टा उतार लिया है। सैदो बीबी ने कहा कि गुस्से ने उसे पागल कर दिया, लेकिन उसने बहू से कहा कि वो किसी को ये बात न बताए, क्योंकि अपने रिश्तेदारों को पता चल गया तो गांव में ज़बरदस्त खून खराबा हो जाएगा और एक दो आदमी मारे भी जाएंगे। इतने में उसका बेटा रहमदाद कराची से आ गया। सैदो बीबी ने उसे बड़ी मुश्किल से ठंडा करके कराची भेज दिया और ख़ुद दिन रात इस सोच में खो गई कि सैदन शाह से किस तरह इंतकाम ले। मैंने बहू से कह दिया था कि अब वो ज़्यादा बाहर न निकला करे और घर से ज़्यादा दूर न जाया करे। सैदो बीबी ने अपने बयान में कहा कि उसने सैदन शाह से इंतकाम का इरादा इतना पुख्ता कर लिया था कि अब वो इसे टल नहीं सकती थी। इसकी खाली ज़मीनों में सर्दियों में काबुली पठान आकर खेमे लगा लेते थे और सर्दियां यहीं गुजार कर वापस चले जाते थे। अब सर्दियों का मौसम था और काबुली पठान आए हुए थे। एक रोज़ सैदो बीबी इनमें से एक पठान से मिली जिसका नाम शलोली खान था। सैदो बीबी को ग़ालिबन मालूम था कि इन लोगों के पास दर्रे का बना हुआ असला होता है। सैदो बीबी ने शलोली खान से कहा कि वो घर में अकेली होती है, चोरों डाकुओं का ख़तरा रहता है, इसलिए वो अपने घर में पिस्तौल और गोलियां रखना चाहती है। शलोली खान ने उसे बताया कि उसके पास पिस्तौल भी है और गोलियां भी हैं, जो वो उसे 50 रुपये पर दे देगा। ये कोई गलत बात नहीं थी। मैं जानता था कि इस वक्त दर्रे का बना हुआ पिस्तौल आसानी से 50 रुपये पर मिल जाता था। सैदो बीबी ने यह सौदा कबूल कर लिया, लेकिन शलोली खान से उसने ये कहा कि वो पिस्तौल तो चलाना जानती ही नहीं और वो इसे सिखा दे। शलोली खान ने इसे कहा कि जब लोग शाम को अपने मवेशी वगैरह लेकर घरों में चले जाते हैं, उस वक्त वो इसके पास आ जाया करे और वो साथ वाली पहाड़ों के अंदर ले जाकर उसे पिस्तौल चलाना सिखा देगा। सैदो बीबी ने पिस्तौल में गोलियां ले लिया। फिर चंद दिन शलोली खान के साथ पहाड़ियों में जाकर पिस्तौल चलाना सीख लिया। अब सैदो बीबी के सामने मसला ये था कि सैदन शाह को अपने जाल में किस तरह लाए। सैदन शाह सैदो बीबी की तरफ से मुतमईन हो गया था कि इसकी बेहुदा हरकत के इतने दिनों बाद तक सैदो बीबी ने न कोई रद्द अमल ज़ाहिर किया था, न इसने कोई और एहतिजाजी कार्रवाई की थी। वो समझ गया कि बात आई गई हो गई है। एक रोज़ सैदो बीबी मामूल के मुताबिक भटियारन से मकई के दाने भुनवाने गई तो सैदन शाह उधर से गुजरा। सैदो बीबी ने ये जुर्रत की कि आगे होकर सैदन शाह के साथ सलाम दुआ की। सैदन शाह बड़ी खंदा पेशानी से पेश आया। वो बड़ा बदमाश और चालाक आदमी बना हुआ था। वो सैदो बीबी के झांसे में आ गया। एक रोज़ इसी भट्टी पर सैदो बीबी ने सैदन शाह को भुने हुए दाने पेश किए जो उसने उससे ले लिए। सैदो बीबी ने इसे कहा कि वो इस वक्त रोज़ाना भट्टी पर आती है। चुनांचे सैदन शाह ने भी रोज़ाना इधर से गुजरना शुरू कर दिया। ये भट्टी भटियारन के घर के अंदर नहीं थी बल्कि बाहर थी। सैदो बीबी से हर रोज़ सैदन शाह बड़ी बेतकल्लुफ़ी से दाने लेता रहा। सैदो बीबी के बयान के मुताबिक
इन दोनों में कुछ खुशगवार सी बात भी हो जाती थी। इस तरह सैदन शाह सैदो बीवी के फंदे में आ गया। मैंने देखा है कि जो लोग अपने दिमाग पर औरत को सवार कर लेते हैं वो इसी तरह बड़ी आसानी से धोखे में आ जाते हैं। सैदो बीवी ने यह भी बताया कि उसने फातो मीरासन से तावीज़ करवाए थे कि सैदन शाह मर जाए। ये इसने इसलिए करवाए थे कि कत्ल के जुर्म से बच जाए और सैदन शाह तावीज़ से ही मर जाए। लेकिन इसके अंदर इंतकाम की आग इतनी ज़्यादा भड़क रही थी कि वो सैदन शाह को बहुत जल्दी और अपने हाथों कत्ल करने का इरादा कर चुकी थी। आगे चल के सैदो बीवी ने अपने बयान में कहा कि बहुत दिनों से वो सैदन शाह से तकरीबन रोज़ाना मिल रही थी, इसलिए गांव में लोग उसके बारे में खुसर पुसर करने लगे। ज़्यादा बातें इस वजह से बनती थीं कि एक तरफ सैदन शाह ने सैदो बीवी की बहू पर दस्तराजी की थी और दूसरी तरफ सैदो बीवी सैदन शाह के साथ दोस्ती लगाए हुए थी। मैंने पहले बताया है कि सैदो बीवी बूढ़ी लगती ही नहीं थी, खाते पीते घराने की औरत थी, जिस वजह से उसकी सेहत जवानों जैसी और शक्ल सूरत भी ठीक ठाक थी। ये बात कहने से मेरा मतलब यह है कि ये कहा जा सकता था कि सैदो बीवी और सैदन शाह के ताल्लुकात जायज़ और शरीफाना नहीं हो सकते। सैदो बीवी अक्लमंद औरत थी, वो समझती थी और उसे एहसास भी था कि गांव में इसकी बदनामी हो रही है। चुनांचे उसने सैदन शाह को जल्दी से जल्दी दुनिया के तख्ते से उठा देने की स्कीम तैयार करनी शुरू कर दी। मैंने नफ्सियाती नुक्ता नज़र से जो सोचा वो ये था कि ये औरत अक्लमंद और बेदार मगज़ तो ज़रूर थी, लेकिन इसमें गैरतमंदी और इंतकाम का जज्बा इस कदर ज़्यादा था कि ये जज्बा इसकी अक्ल और होशमंदी पर गालिब आ गया। उसने अपने बयान में कहा कि उसे ये स्कीम बनाते हुए ख्याल आया कि सैदन शाह आखिर मर्द है, इसे सैदो बीवी ने अपने घर बुलाना था, लेकिन उसे यह खदशा नजर आया कि पिस्तौल निकालते निकालते सैदन शाह इस पर झपट कर पिस्तौल छीन सकता है। इस सूरत में उसकी सारी स्कीम धरी रह जाती। इसका सैदो बीवी ने यह इलाज सोचा कि एक सन्यासी से मशवरा किया। ये सन्यासी कभी कभी इसके घर आया करता था। यहाँ मैं आपको सन्यासियों के बारे में कुछ बताना ज़रूरी समझता हूँ। अंग्रेज़ों के वक्तों में सन्यासियों का पूरा गिरोह किसी आबादी के करीब खेमे लगा लेता और कुछ दिन ये लोग वहाँ क़याम करते थे। इनका दावा ये होता था कि इनके पास हर मर्ज़ की दवा है और इनके पास ऐसी दवाई भी है जो आब हयात का असर रखती है। बे औलाद औरतों का भी इलाज करते थे। इनके ज़्यादातर मरीज़ हिंदू हुआ करते थे। हिंदू औरतें खुसूसन बे औलाद औरतें इनकी ज़्यादा मुरीद होती थीं। इनका हुलिया और लिबास साधुओं और फ़कीरों जैसा होता था। पाकिस्तान वजूद में आ गया, हिंदू सिख चले गए तो सन्यासी भी बहुत थोड़े रह गए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि कुछ मुसलमानों ने सन्यासी बनकर नौसरबाजी शुरू कर दी और देहात में घूमने फिरने लगे। ये लोग खाना बदोशों जैसी ज़िंदगी गुजारते थे, आज यहाँ कल वहाँ। देहातियों पर अपनी नौसरबाजी चलाकर खासे पैसे बटोर लेते थे। ऐसा ही कोई सन्यासी कभी कभार सैदो बीवी के घर आता था। एक रोज़ उसने बातों बातों में सन्यासी से मजाक के रंग में पूछा कि किसी को कुछ देर के लिए बेहोश करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। सन्यासी ने उसे बताया कि अगर धतूरे के बीज किसी को पिला दिए जाएं तो वो खासी देर के लिए बेहोश रहेगा। सैदो बीवी को याद आया कि धतूरे के बारे में इसने पहले भी ऐसी बातें सुनी हैं, लेकिन इसने कभी तवज्जो नहीं दी थी। इस सन्यासी से धतूरे का यह असर सुना तो उसे ख्याल आया कि इसके इलाके में तो जगह जगह धतूरा उगा हुआ मिल जाता है। इसी रोज़ वो बाहर निकल गई और एक पौधे से धतूरे के बीज ले आई। ये बीज खल्लाकर उसने लकड़ी के एक छोटे से डब्बे में रख दिए और फिर डब्बे में तंबाकू डाला और तंबाकू और बीजों को हाथों से मल मल कर मिला दिया। एक रोज़ सैदो बीवी ने सैदन शाह को कहा कि शब बारात की रात वो घर में बिल्कुल अकेली होगी, इसकी बहू मैके चली जाएगी और वो यानी कि सैदन शाह इशा के बाद बच बचा कर उसके घर आए और वो इसे मुर्ग और हलवा खिलाएगी। ये मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि अपनी बहू को सैदो बीवी ने किस तरह उसके मैके भेजा था। उसने बहू को कहा था कि वो रात को इबादत करेगी, इसलिए अकेली रहना चाहती है। इशा के बाद सैदो बीवी सैदन शाह का इंतज़ार करने लगी। उसने मुर्ग और हलवा पका कर रख लिया था और पिस्तौल लोड कर लिया था और उसे कुर्सी की गद्दी के नीचे रख दिया। साथ निवाड़ी पीढ़ी रखी और चिलम में धतूरा मिला तंबाकू डालकर चिलम करीब ही रख ली।
देहात में तकरीबन हर मर्द चिलम पीता था और सैदन शाह जैसा आदमी तो हुक्का नोशी के नशई होते हैं। मैं इस औरत की अकल पर कुछ हैरान भी हुआ। उसने जो स्कीम बनाई थी इसमें छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा था, लेकिन इसकी बदकिस्मती ये कि वो नहीं जानती थी कि इसकी अकल पुलिस वालों की अकल की गर्द को भी नहीं पहुंच सकती। हैरान मैं इस बात पर हुआ कि सैदो बीवी ने बयान में कहा कि उसने दरवाजे का एक किवाड़ पहले ही उखाड़ लिया था और इसकी जगह पर रख दिया था। उसने ये एहतमाम ये सोचकर किया था कि अपनी इस वारदात को डाका जनी का रंग देना था। सैदन शाह आ गया। सैदो बीवी ने उसका वालिहाना इस्तकबाल किया और कमरे में लाके दरवाज़ा बंद कर दिया और सैदन शाह को निवाड़ी पीढ़ी पर बिठाया। फिर उसने उसके आगे खाना रखा। खाने के बाद इसे चिलम पेश की। सैदन शाह ने माचिस की तीली जलाकर तंबाकू पर रखी और कश लगाया। दूसरा कश लगाया तो उसका सर डोलने लगा। वो होशो हवास खो बैठा था। सैदो बीवी ने गद्दी के नीचे से बड़ी तेजी से पिस्तौल निकाला और नाली सैदन शाह के सर की तरफ करके गोली चला दी। सैदो बीवी ने बताया कि उसने उसी वक्त देख लिया था कि गोली सैदन शाह के सर में लगी है और उसके मगज का थोड़ा सा हिस्सा दूसरी तरफ से बाहर आ गया। एक ही गोली काम आ गई। सैदन शाह की लाश एक तरफ लुढ़क गई थी। सैदो बीवी ने इसे ठोकर मारकर पीढ़ी से नीचे गिरा दिया। फिर चिलम की टोपी से जला हुआ तंबाकू वहीं फर्श पर उंडेल दिया, जैसा कि देहाती आमतौर पर किया करते हैं। चिलम दीवार के साथ रख दी। इसके बाद सैदो बीवी ने अपनी स्कीम के दूसरे हिस्सों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहला ये काम किया कि जो किवाड़ उसने उखाड़ कर वैसे ही दरवाजे की चौखट पर रख दिया था वो गिरा दिया। फिर हथौड़ी ली और ट्रंकों के ताले और कुंडे तोड़े और जेवरात और रकम निकालकर ऐसी जगह छुपा दी जहां ये माल किसी को नजर नहीं आ सकता था और फिर बड़े आराम से लेट गई। वो मुतमईन थी। अब वो निस्फ शब गुजरने के इंतजार में थी। गौर फरमाएं कि ये औरत किस कदर दिलेर और गैरतमंद थी कि जरा सा भी ना डरी कि रात का वक्त और ये तनहा और घर में एक गैर मर्द की खून में डूबी हुई लाश पड़ी है। वो डरने की बजाय खुश थी कि उसने बेइज्जती का इंतकाम ले लिया है। यकीन जाने कि ऐसी गैरतमंदी हर देहाती मर्द और औरत में होती थी, मगर शहरों से तो ये गायब हो गई है। अलबत्ता देहात में अभी पाई तो जाती है, लेकिन वो पहली वाली बात नहीं रही। इसकी वजह यह है कि फिल्मी गाने और टीवी देहाती इलाकों में भी पहुंच गए हैं। यही गैरत तो मुसलमानों की पहचान होती थी। कहानी सुनने वाले शायद ये सोचें कि एक गांव में रात के वक्त पिस्तौल से फायर हुआ और ये धमाका किसी ने न सुना। फिर सैदो बीवी हथौड़ी से संदूकों के ताले तोड़ती रही और इसकी आवाज़ भी पड़ोसियों को सुनाई न दी। इसकी वजह यह थी कि सर्दियों का मौसम था। लोग कमरों में दरवाजे बंद करके इतने थके होते थे कि इशा से बहुत पहले बेहोशी की नींद सो जाते थे। सैदो बीवी ने बंद कमरे में गोली चलाई थी। इन वजूहात की बिना पर गोली चलने का धमाका कोई न सुन सका। अगर लोग सुन लेते तो कोई न कोई मुझे बता देता कि गोली का धमाका इशा के कुछ देर बाद सुना गया था, मगर सैदो बीवी कहती थी कि डाका आधी रात के वक्त पड़ा था। सैदो बीवी जागती रही और जब उसके अंदाजे के मुताबिक रात आधी गुजर गई तो उसने सहन में निकलकर शोर मचा दिया कि इसके घर डाका पड़ा है। गांव के लोग इस वावेले पर जाग उठे और सैदो बीवी के घर पहुंचने लगे। नंबरदार मलिक यान खान भी आ गया। सैदो बीवी ने सबको बताया कि डाकू इसका संदूक तोड़कर सब कुछ लूट के ले गए हैं और इनका एक साथी अंदर मरा पड़ा है। मालूम नहीं इसके साथी इसे दानिस्ता कत्ल कर गए हैं या वो इत्तेफाकिया चलने वाली गोली से मरा है। किसी ने भी वारदात वाले कमरे के अंदर जाकर न देखा कि लाश किसकी है और कौन है। संदूक टूटे हैं। अगर नंबरदार ना आ जाता तो कई लोग अंदर चले जाते और रात को ही इन्हें पता चल जाता कि मरने वाला इनके अपने ही गांव का आदमी सैदन शाह है। नंबरदार ने सबको अंदर जाने से रोक दिया था। ये इसलिए कि वो जानता था कि मौका वारदात पर पुलिस को कोई न कोई सुराग मिल जाता है और अगर दूसरे लोग पहले ही वहां पहुंच जाएं तो खुरा खोज मिट जाता है। फिर पुलिस को अंधेरे में हाथ पांव मारने पड़ते हैं। यही सोचकर नंबरदार मलिक यान खान खुद भी अंदर ना गया, बल्कि दरवाज़ा इस तरह बंद कर दिया कि उखड़ा हुआ किवाड़ भी अपनी जगह रख दिया। उसने तमाम लोगों को घर से निकाल दिया। सैदो बीवी ने एक बाली बयान तो दे दिया,
اور ظاہری طور پر میری تفتیش کامیابی سے ختم ہو گئی، لیکن اصل مشکل کام اب شروع ہوا تھا، جو یہ تھا کہ ملزمہ کو سزا دلانے کے لیے ٹھوس شہادت اور عینی شہادت کوئی نہیں تھی۔ شہادت جو میرے سامنے آئی تھی وہ واقعاتی شہادت تھی۔ میرا مشکل ترین کام یہ تھا کہ اس شہادت کو ٹھوس اور قابل اعتماد بنانا تھا۔ مجھے ایک انگریزی کا مقولہ یاد آیا جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے، واقعات جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ اس موقع پر میرا وہ کانسٹیبل واپس آ گیا جسے تمباکو کی راکھ دیکھ کر کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تمباکو کی رپورٹ یہ تھی کہ اس میں دھتورا یا کوئی نشہ آور چیز شامل ہے جو فوری طور پر اثر کرتی ہے۔ اس رپورٹ نے میری تفتیش کو خاصی تقویت دے دی۔ میں نے نمبردار ملک یان خان کو اور ایک اور معزز آدمی کو ساتھ لیا اور شلولی خان کابلی پٹھان کے خیمے پر چھاپا مارا۔ وہاں سے درے کی بنی ہوئی ایک رائفل برآمد ہوئی جو بلا لائسنس تھی۔ میں نے یہ رائفل دونوں گواہوں کی موجودگی میں برآمد کر کے قبضے میں لی اور مطلوبہ تحریر لکھ کر شلو خان، ملک یان خان اور معزز آدمی کے دستخط اور انگوٹھے لگوا لیے۔ شلولی خان کو باقاعدہ اسلحہ ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ شلولی خان نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ تورخم کا رہنے والا ہے اور سردیوں کے موسم میں ہر سال اپنے بال بچوں 2-4 ساتھیوں کے ساتھ اس علاقے میں آ جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس علاقے میں سردی اتنی زیادہ ہو جاتی تھی جو ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ یہ لوگ اپنے ساتھ کپڑا، کشمش، بادام وغیرہ اور گرم شالیں لے آتے اور بیچتے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ ہر سال سیدو بیوی کے کسی خالی کھیت میں خیمہ لگا کر رہتے ہیں، اس لیے سیدو بیوی کے ساتھ اس کے اچھے مراسم تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدو بیوی نے بڑی بے تکلفی سے اس سے پستول خریدا اور اسی سے چلانا بھی سیکھا تھا۔ شلولی خان نے سیدو بیوی کے اقبالی بیان کی تصدیق کر دی۔ اس نے بتایا کہ سیدو بیوی نے اس سے 50 روپے میں پستول اور گولیاں لی تھیں اور پھر اس نے سیدو بیوی کو پہاڑیوں کے اندر لے جا کر پستول چلانا سکھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے بالکل ہی معلوم نہیں تھا کہ سیدو بیوی اس پستول سے کسی کو قتل کرے گی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، پھر یہ پتہ چلا کہ اس آدمی کو سیدو بیوی نے پستول سے قتل کیا ہے۔ اس اطلاع پر شلولی خان بہت گھبرایا کہ وہ پکڑا جائے گا۔ وہ اب وہاں سے بھاگ جانے کی سوچ رہا تھا لیکن میں جا پہنچا۔ شلولی خان نے بیان دے دیا جو سیدو بیوی کے خلاف کامیابی سے استعمال ہو سکتا تھا۔ شلولی خان نے منت سماجت شروع کر دی کہ اسے معافی دے دی جائے، وہ پردیسی ہے اور یہ رائفل وہ اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھتا ہے اور اگر اسے معافی دے دی جائے تو وہ پھر کبھی پاکستان میں قدم نہیں رکھے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ قتل کا کیس ہے اور جس پستول سے قتل ہوا ہے وہ اس نے بیچا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ اسے معافی گواہ بنا لیا جائے۔ میں نے اس سے بھی انکار کر دیا کیونکہ پوری واردات میں وہ شامل نہیں تھا اور پھر مجھے وعدہ معاف گواہ کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں نے اس کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت الگ مقدمہ درج کر لیا۔ سیدو بیوی کا اقبالی بیان زیر دفعہ 164 ایک مجسٹریٹ سے قلم بند کروانا تھا لیکن سیدو بیوی اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا مطالبہ یہ تھا کہ مقدمہ اتنی تیزی سے چلے کہ بہت جلدی فیصلہ ہو جائے ورنہ وہ 1-2 سال کورٹوں میں خوار ہوتی پھرے گی۔ ایسے موقع پر ملزم کو ڈرایا بھی جاتا ہے اور لالچ بھی دیے جاتے ہیں۔ میں نے اور نمبردار ملک یان خان نے اسے سمجھایا کہ اس کے خلاف شہادت مل چکی ہے اور اس نے اگر مجسٹریٹ کو اقبالی بیان نہ دیا تو پھر میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا اور اسے زیادہ سے زیادہ سزا ملے گی اور اگر وہ مجسٹریٹ سے بیان قلم بند کروا دے تو میں اسے کم سے کم سزا دلواؤں گا۔ ملک یان خان نے اسے کہا کہ وہ معزز خاندان کی عورت ہے اور سب جانتے ہیں کہ اس نے غیرت پر سیدن شاہ جیسے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے وہ گھبرائے نہیں، اس کی کوئی بے عزتی نہیں ہوگی بلکہ لوگ اسے خراج تحسین پیش کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ پستول اور مال برآمد کروا دے۔ وہ رضامند ہو گئی اور ہمیں مویشیوں والے کمرے میں لے جا کر سیمنٹ کی بوریوں کے نیچے سے پستول نکال دیا۔ اس کے ساتھ 9 گولیاں بھی تھیں۔ ملک یان خان اور ایک معزز آدمی میرے ساتھ بطور گواہ برآمدگی تھے۔ میں نے پستول کی برآمدگی کی تحریر لکھ کر متعلقہ افراد کے دستخط لے لیے، پھر اس نے زیورات اور رقم بھی برآمد کروا دی۔
میں نے پستول اور وہ سکہ جو اس پستول کی نالی سے فائر ہوا تھا واردات والے کمرے سے برآمد کر لیا تھا۔ دونوں چیزیں الگ الگ پارسل بنا کر اور سرپا مہر کر کے ایک کانسٹیبل کے حوالے کیا اور اسے فورینسک لیبارٹری کو برائے رپورٹ بھیج دیا۔ وہاں سے یہ رپورٹ آنی تھی کہ یہ گولی اسی پستول سے چلی ہے۔ سیدو بی بی کو ASI اقبال شاہ کے ساتھ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیا کہ وہ اس کا اقبالی بیان قلم بند کرے۔ مجسٹریٹ اقبالی جرم کرنے والے ملزموں کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ وہ اگر اپنی مرضی سے بیان نہیں دینا چاہتے یا کسی تشدد یا لالچ کے ذریعے سے بیان لیا جا رہا ہے تو وہ بیان دینے سے انکار کر سکتا ہے اور پھر اسے پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے جیل کی حوالت میں بھیج دیا جائے گا۔ سیدو بی بی نے مجسٹریٹ کو بتایا کہ وہ اپنی رضا و رغبت سے بیان دے رہی ہے۔ آخر مجسٹریٹ نے اس کا اقبالی بیان قلم بند کر لیا، پھر اسے جوڈیشل حوالات یعنی جیل کے حوالات میں بھیج دیا گیا۔ 2 دنوں بعد کانسٹیبل فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ لے آیا جس میں لکھا تھا کہ چلی ہوئی گولی کا یہ سکہ اسی پستول سے فائر ہوا تھا۔ یہ رپورٹ بھی میرے کیس کو تقویت دیتی تھی۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے مقدمے میں یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ اس عورت نے یہ قتل غیرت مندی میں کیا ہے کیونکہ ایک بدکردار شخص نے اس کی بہو کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ مجھے خدشہ یہ نظر آ رہا تھا کہ سیدو بی بی سیشن کورٹ میں جا کر اپنے اقبالی بیان سے منحرف ہو جائے گی، لیکن وہ کوئی جرائم پیشہ عورت تو تھی نہیں، اس لیے اس نے اپنے مقدمے کو خراب نہ ہونے دیا۔ سیشن جج نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے اقبالی بیان پر قائم ہے یا اسے جھٹلانا چاہتی ہے۔ سیدو بی بی نے بڑی جرأت مندی سے کہا کہ وہ اس قتل کو جرم سمجھتی ہی نہیں اور یہ اس نے اپنی عزت کی خاطر کیا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ سیشن جج نے اسے صرف 4 سال سزا سنائی۔ سیشن جج نے اپنے لمبے چوڑے فیصلے میں لکھا کہ سیدن شاہ بد کردار اور مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا اور اس نے ایک باعزت خاندان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ سیشن جج نے یہ بھی لکھا کہ مقتول اس قدر بد کردار تھا کہ ملزمان نے اسے گھر بلایا تو وہ بڑی دلیری سے اس نامحرم عورت کے گھر چلا گیا اور ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ اگر ملزمہ اسے قتل نہ کر دیتی تو مقتول کسی بہت ہی بری حرکت کا ارتکاب کر گزرتا۔ سیشن جج نے دراصل یہ نکتہ سامنے رکھا تھا کہ ملزمہ اپنی بہو کی بے عزتی پر مقتول کے خلاف حالت طیش میں تھی۔ میں نے وہ گواہ بھی پیش کر دیے تھے جنہوں نے مقتول کو ملزمہ کی بہو روشن بی بی پر دست درازی کرتے دیکھا تھا۔ بے شک یہ فوری اشتعال والا کیس نہیں تھا لیکن اشتعال موجود تھا۔ بہرحال قانون سے الگ ہٹ کر سوچیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ سیدو بی بی غیرت مند عورت تھی، اس کی نیت بڑی صاف تھی اور اس نے مقتول کو بدکاری کی خاطر اپنے گھر نہیں بلایا تھا، اس لیے اللہ نے اپنا قانون چلا کر سیدو بی بی کو صحیح انصاف دیا ورنہ اسے عمر قید بھی مل سکتی تھی۔